हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन नवंबर की। तो इस पहले हम लोग सारे शॉर्ट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो आज देखेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। तो देखते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग टॉपिक है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम न्यूज़ इन शॉर्ट देख रहे हैं। पहला टॉपिक है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहली बार निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य से चूक जाने की जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जो है की बैठक आयोजित की। तो देखिए क्या होता है कि जो आरबीआई होता है उसका एक मुद्रास्फीति लक्ष्य है, ठीक है। मतलब 4 ± 2, यानी मतलब इतना ही हमारी जो इन्फ्लेशन है जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। एक मतलब लक्ष्य बनाया हुआ है, लेकिन क्या है इससे चूक गया है आरबीआई। तो उसने क्या है इस पर चर्चा करने के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जनवरी 2022 से शुरू लगातार 3 तिमाहियों में खुदरा मुद्रास्फीति दर को 6% से नीचे रखने में विफल रहने पर सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो देखिए क्या हुआ, जो आरबीआई जब 2022 था तो उसके स्टार्टिंग में 3 तिमाहियाँ थी। उसमें जो हमारी खुदरा मुद्रास्फीति थी वो 6% से नीचे नहीं रही, ठीक है, मतलब ज़्यादा रही। तो वो उसमें विफल हो गया इस लक्ष्य को पाने में। तो उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आरबीआई को सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख करना होगा। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपए में पहले आपको 6 चीज़ें मिलती थी, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या है कि 1 रुपए में वो 6 चीज़ें आपको अब 5 रुपए में मिलने लगी हैं, है ना। तो क्या होता है कि मनी की पैसे चीज़ें महंगी हो जाती है, पर मनी की वैल्यू घट जाती है। मतलब जो 100 रुपीज़ की पहले वैल्यू थी अब उतनी नहीं है, अब उसमें बहुत ही कम चीज़ें मिल पाती हैं। तो मनी की वैल्यू जब कम होती आती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में अब आरबीआई को क्या है कि एक लक्ष्य बनाना होता है अपने कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, सारे देशों को, कि एक मुद्रास्फीति नियंत्रण में रखना, इन्फ्लेशन नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस रिपोर्ट में आरबीआई को सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख करना होगा। तो उसे बताना होगा कि उसने कौन सी कार्रवाई करी इस पर। साथ ही उस अनुमानित समय सीमा के बारे में बताना होगा जिसके भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल किया जाएगा। तो वो टाइम भी बताना होगा कि क्या हम मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अब देखेंगे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में। इसका अर्थ है कि एक विशेष समय सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाना। तो देखिए मतलब एक लक्ष्य बनाया कि एक टाइम के अंदर हम जो है मुद्रास्फीति को जो है उसका जो लक्षित स्तर है उस पर ले आएंगे। आरबीआई ने वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ इसने लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया था। तो देखिए आरबीआई ने क्या है 2015 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किए थे, और इसी के साथ क्या है लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया था। मतलब कि एक लक्ष्य बनाएंगे, उसी के अंदर हमारी मुद्रास्फीति होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45Z यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो जो आरबीआई बैंक अधिनियम है उसमें बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो आरबीआई के परामर्श से, मतलब आरबीआई से परामर्श लेगी, उससे क्या है मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी केंद्र सरकार। ये निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हमारा सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, के संदर्भ में प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाएगा। तो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य रखा जाएगा उसका निर्धारण जो सीपीआई है उसके संदर्भ में किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार। वर्तमान में 5 वर्ष की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए निर्धारित की गई है। इससे तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के सहनीय स्तर के साथ निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 5 वर्ष की अवधि भी जो है वो 2021 से 2026 है। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है 4% ±2। मैंने आपको बताया था या तो 6 या तो 2, मतलब इसके बीच में ही होना चाहिए। एमपीसी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत केंद्र सरकार करती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका गठन केंद्र सरकार करती है। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर को निर्धारित करती है। ठीक है, रेपो रेट ऊपर नीचे करते हैं मुद्रास्फीति लक्ष्य को पाने के लिए। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब आ जाए कि एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं। 6 मेंबर होते हैं। इसमें से गवर्नर होता है, मताधिकार प्राप्त सहित 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। एक गवर्नर के को इंक्लूड करके 3 सदस्य आरबीआई से, और गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। एमपीसी की वर्ष में 4 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये बात है कि एक लक्ष्य बनाती है। अभी आरबीआई उससे चूक गई है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स दिए रहते हैं, जैसे एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
MPFA का था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, FIT का था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। कहाँ पे है, लोकशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का फुल फॉर्म है हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये शायद आगे है, यस। अब सेकंड टॉपिक है वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांक, इशू विद ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। तो देखते हैं वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांक क्या है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है EACPM, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद ने वर्किंग पेपर जारी कर अलग अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांकों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया है। तो जो हमारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने क्या एक वर्किंग पेपर जारी करा है और जो अलग अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांक है उससे रिलेटेड समस्याओं का विश्लेषण किया है। हाल के वर्षों में विश्व के अलग अलग अवधारणा आधारित सूचकांकों में भारत की रैंकिंग और अंकों में गिरावट देखी जा रही है। ये सूचकांक लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि व्यक्तिपरक मुद्दों से संबंधित। अब देखिए बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, आपने देखा होगा फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अलग अलग बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। लेकिन आप देखते हो सब में भारत की रैंकिंग ज़्यादातर खराब ही रहती है और उसमें गिरावट आ रही है। तो इस पर देखने के लिए ये था, ठीक है। इन सूचकांकों की रैंकिंग पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इन सूचकांकों का विश्व बैंक के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर में इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई मतलब नहीं है, देखना पड़ता है क्योंकि जो इस इंडेक्स है इनका क्या है, जो वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सूचकांक सॉवरेन रेटिंग में 20% तक भारांश करते हैं। देखिए जो सॉवरेन रेटिंग होती है किसी कंट्री की उसमें भी ये इनका कुछ वेटेज रहता है 20% तक इन इंडेक्सेस का, तो देखना पड़ता है। ऐसा करना भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी सूचकांकों को वैश्विक व्यापार निवेश निर्णयों में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए जब क्या होता है कि पैसा लगाना होता है ना, तो कंपनियां हैं वो देश की रेटिंग्स देखती हैं, ठीक है। तो व्यापार के लिए रेटिंग्स देखती हैं और निवेश के लिए रेटिंग्स देखते हैं, तो मतलब रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इन वर्किंग पेपर में 3 अवधारणा आधारित सूचकांकों का विश्लेषण किया है। ये सूचकांक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, VDM इंडेक्स और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें इस जो वर्किंग पेपर था इसमें 3 सूचकांकों का विश्लेषण है जिनका नाम मैंने आपको बताया। अब साइड में देख लेते हैं वैश्विक धारणा सूचकांक, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। देखिए सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए और भारत की रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ये कौन निकालता है, फ्रीडम हाउस निकालता है। ये गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो ये अगर देखिए हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इन इंडेक्स को याद रख लीजिए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फ्रीडम हाउस निकालता है, जो NGO है, ठीक है। और क्या है, USA में है और भारत की रैंकिंग आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में है। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी VDEM इंडेक्स जो है VDM, ये निकालता है स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट निकालता है। भारत की रैंकिंग है चुनावी निरंकुशता है यहाँ पर। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो EIU द इकोनॉमिस्ट जो पत्रिका का प्रकाशन करने वाली कंपनी की अनुसंधान एवं परामर्श संस्था है ये EIU। ये भारत की रैंक के लिए बोला गया कि यहाँ पर दोषपूर्ण लोकतंत्र है, ठीक है। अब देख रहे हैं आपकी भारत के बारे में ज़्यादातर खराब चीज़ें ही हैं। इन सूचकांकों के साथ रेखांकित किए गए मुद्दे जो हैं वो निम्नलिखित है। ये सूचकांक मुख्य रूप से अज्ञात विशेषज्ञों के एक बहुत ही छोटे समूह की राय पर आधारित है। तो मतलब इनको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए ना, तो छोटे समूह की राय पर ही आधारित है। इनमें जिन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है वे व्यक्तिपरक होते हैं और इस प्रकार लिखे जाते हैं कि उनका निष्पक्ष रूप से उत्तर देना असंभव है। मतलब कि वो डिपेंड करेंगे पर कि हर पर्सन की क्या थिंकिंग है, ठीक है। निष्पक्ष रूप से इनका उत्तर देना असंभव ही है। ऐसे भी प्रश्न जिन्हें इन सूचकांकों के लिए पूछा जाना चाहिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाना चाहिए पर नहीं पूछते हैं। इन सूचकांकों में उपयोग किए गए कुछ प्रश्न सभी देशों में लोकतंत्र का उचित मापन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें बताया है कि कमी
जो इंडेक्स निकालते हैं उन्हीं में ही है, हमारी कंट्री में इतनी नहीं है। चलिए बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तीनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।